मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी आज की ओपी गुप्ता फॉर मैकेनिक्स क्लास में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा है कि व्हाट इज़ द पाइप कॉल्ड विच लिफ्ट वाटर फ्रॉम ए रिजर्वायर टू ग्रेटर हाइट देन द इनिशियल लेवल इन द सप्लाई रिजर्वायर। ठीक, उस पाइप को क्या कहते हैं जो पहले लिक्विड को ऊपर हाइट पे ले जाता है, फिर नीचे की हाइट पर रखे किसी टैंक में डाल देता है। तो उस पाइप को हम क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन है आपके लिए मेरे प्यारे मित्रों। ठीक, तो ध्यान दीजिए, आपको मालूम होना चाहिए इन जो पहला पाइप है पेन स्टॉक। पेन स्टॉक में क्या होता है कि हमारे पास कोई टैंक होता है, हमारे पास एक टैंक होता है, इस टैंक में लिक्विड भरा हुआ है, या हो सकता है ये कोई डैम हो, ठीक, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पर कोई इक्विपमेंट हो सकता है, कोई टैंक हो सकता है, या फिर टरबाइन हो सकता है। यहाँ पर मुझे लिक्विड डालना हो इस टैंक के थ्रू या डैम के थ्रू, तो अगर हम यहाँ से डालना चाहते हैं तो एक मोटा पाइप हमें क्या करना पड़ेगा, एक मोटा पाइप मुझे एक लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? एक मोटा पाइप मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो उस मोटे पाइप को हम पेन स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? उस मोटे पाइप को ही हम क्या कहते हैं? हम उस मोटे पाइप को ही पेन स्टॉक कहते हैं। इसके थ्रू हम सिंपली हम क्या करेंगे, लिक्विड को ऊपर से लाएंगे और इस टरबाइन के ऊपर या फिर दूसरे वेसल में हम डाल देंगे। बेसिकली कहने का मतलब है, ये जो पाइप होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है, इसका डायमीटर 1 मीटर के आसपास हो सकता है। इसमें से फ्लूइड को ट्रांसफ़र करना, फ्लो को कम करना, बढ़ाना का एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि बहुत बड़ा फ्लो एक साथ आता है। अगर इसमें कोई वाल्व लगा हुआ है तो वाल्व जैसे हम खोलते हैं एक प्रेशर बहुत ही झटका लगता है, झटका बहुत बड़ा होता है। इसको बहुत हैंडल बहुत आसानी से बहुत मतलब इसको हैंडल करने के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो इस पाइप को हम पेन स्टॉक कहते हैं। इसमें ज़्यादातर फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे आता है, इसलिए इसको हम यहाँ से गलत बोलते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। साइफनिंग पे फोकस करें तो साइफनिंग में क्या है कि हमारे पास थोड़ा सा एक अपर लेवल होता है, यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, मुझे यहाँ पर ले जाना है। तो एक पाइप हम ले लेते हैं, ये पाइप की एक हाइट तक उसको हम उठाते हैं, पहले इसमें डुबोते हैं हम, ठीक, यहाँ पे बंद रखते हैं, इसको डुबोते हैं। डुबोने के बाद क्या है कि बंद रखने पे यहाँ पे एक सक्शन एक निश्चित लेवल होना चाहिए, एक निश्चित वैल्यू होनी चाहिए वैक्यूम की, वो होती है, वहाँ तक उठाते हैं इसको। जैसे ऊपर उठाएंगे तो प्रेशर अंदर क्या हो, कम होता जाएगा। तो जिसे यहाँ वैक्यूम मेंटेन हो जाएगा, मतलब भरेगा, इससे लिक्विड यहाँ आना शुरू हो जाएगा। फिर हमें हाथ हटा लेंगे यहाँ से, तो देखेंगे लिक्विड सीधे नीचे गिरने लगता है। ये घटना साइफनिंग कहलाती है। इसके बारे में विस्तार से हमने आपको पढ़ाया है जब मैंने फुल कंटेंट समझाया है। तो वी इज़ द राइट आंसर। टनल का मतलब क्या है कि आप देखते हो अभी हमारे इंडिया में अटल टनल बनी है, तो किसी भी पहाड़ को काट के, किसी भी जगह काट के एक छेद बना दें, लंबी पाइप जैसी स्ट्रक्चर बना दें, यहाँ से हम इधर से उधर जा सकें, जानवर जा सकें, पानी आ सके, उसको टनल कहते हैं। और टनल भी एक तरीके से ट्रांसमिशन का माध्यम बन सकती है, किसी भी मटेरियल को यहाँ से वहाँ ले आने के लिए, किसी भी वाहन को, आदमी को ले आने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसे नॉट माई आंसर। प्रेशर पाइपलाइन मतलब कोई पाइपलाइन जिसमें फ्लूइड हमारा प्रेशर से जाता है उस प्रेशर पाइपलाइन कहते हैं। दिस नॉट अप्रोप्रिएट आंसर। तो 356 का आंसर है बी, साइफन। साइफन जहाँ पर होता है, साइफन मतलब एक पाइप, और जहाँ पर एक घटना होती है उसको साइफनिंग कहते हैं। ठीक, ये कंटेंट हमने बहुत अच्छे से कवर किया है अपने जो वर्ल्ड पॉपुलर कंटेंट हमारा सुपर कैप्सूल। सुपर कैप्सूल में 10 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक, 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। इनको हमने टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर, फिर उनमें टॉपिक के साथ में उसी टॉपिक का न्यूमेरिकल आपको समझाया है, ठीक। और उसको अच्छे समझने के लिए उसी का हमने क्या किया है, आपको PY को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हमने इसमें कराया है, ठीक। इससे क्या है कि आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं। इस तरीके से हम 10 सब्जेक्ट पूरे किए हैं। टोटल 26,000 घंटे का टाइम हमने आपको दिया है। इसको
पढ़ने के लिए आपको कम से कम 300 घंटे चाहिए, समझे? 200 लेकर 300 घंटे चाहिए। मगर इसको पढ़ने, इसका मतलब अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो 2 से 3 घंटे पढ़ के रोज़ इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो। अगर इसको एक बार कंप्लीट कर लिया, रिवाइज कर लिया और हमारे टेस्ट सीरीज दे दी, तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते हो। ठीक, आप ओपी गुप्ता, रामधारी जैसी कितनी किताबें हों, आप उनको पूरा पूरा खुद से सॉल्व कर सकते हो इसको पढ़ने के बाद। बहुत अलग बात है, ओपी गुप्ता हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारा बहुत अच्छा कंटेंट है, आप लोग पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लो इनकंसिडरेबली डिक्रीज डाउन स्ट्रीम ऑफ द मशीन। ठीक, मतलब ये कहना चाह रहा है कि किस केस में आगे बढ़ने पर एनर्जी कम होती है। पहला ऑप्शन है ब्लोअर, टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप या सेंट्रीफ्यूगल फैन। ठीक, आपको देखना है कि भाई एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब एनर्जी यूज हो रही है। जैसे हम अगर बात करें किसी पंप की, तो पंप क्या करता है, पंप यहाँ से एक एनर्जी, लिक्विड के पास अपनी कोई एनर्जी है E1, और इसने क्या किया, इम्पेलर के थ्रू एनर्जी को ऐड कर दिया। बात समझे, एनर्जी को ऐड कर दिया इम्पेलर के थ्रू, जब पंप में बात हो रही है। ऐसे ही अगर हम बात करें ब्लोअर की या फैन की, तो वहाँ भी सेम ऐसा ही है। तो एनर्जी जो लिक्विड के पास है या फिर गैस के पास है, इनके ऐसा ब्लोअर फैन, मगर इसका इम्पेलर जो होता है वो अपनी मैकेनिकल एनर्जी को उस लिक्विड को या फिर ब्लोअर फैन की फैन के लिए उसका इम्पेलर मैकेनिकल एनर्जी को उस गैस के लिए ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का एडिशन हो जाता है। मान लो कांट एनर्जी इतनी ऐड कर दी, तो अब जो एनर्जी टोटल है इसके पास, वो बाहर आउटपुट निकल रहा है E2। यानी ब्लोअर, फैन और सेंट्रीफ्यूगल, इन दोनों केस में एनर्जी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं E2 जो है वो E1 से क्या है, ज़्यादा है, घट नहीं रही है। मगर टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जो हमें एनर्जी देता है, प्रोवाइड करता है। आप देख रहे हो, ठीक, टरबाइन के पास कोई लिक्विड गिरता है, इसकी एनर्जी E1 है, और फिर जो निकलता है एनर्जी E2 है। तो अब एनर्जी E1 माइनस E2 जो डिफरेंस आ रहा है, वो एनर्जी एक किसी डिवाइस को देगा, जैसे कि एक कंप्रेसर को देगा तो कंप्रेसर को चला देगा। अगर यही एनर्जी जनरेटर को देगा तो जनरेटर बिजली बनाएगा प्लांट में। तो आप ये देखते हो कि टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है, मशीन है, इक्विपमेंट है, टर्बो मशीनरी है, जो अपनी एनर्जी को दे देता है किसी को। तो आउटपुट एनर्जी इसमें क्या होती है, इनपुट से कम हो जाती है। समझ गए बात? तो टरबाइन इज द राइट आंसर। आपको याद होगा जब मैंने बात बोली थी कि स्पेसिफिक स्पीड निकालते हैं हम, तो मैंने बोला था कि भाई N इंटू डिस्चार्ज हेड क्यू और टोटल हेड की पावर 3/4। ये हमारा किसके लिए था, स्पेसिफिक स्पीड, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए था। वहीं उसके दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो टरबाइन के लिए मैंने आपको बोला था कि वहाँ से क्या होती है, पावर डिलीवर हम करते हैं, पावर मुझे मिलती है, पावर ऑब्टेन होती है, तो हम डिस्चार्ज हेड जगह वहाँ पर पावर ऑब्टेन्ड उसकी वैल्यू पुट करेंगे और पूरा फार्मूला सेम रहेगा। और ये जो स्पेसिफिक स्पीड है, ये किसके लिए है, टरबाइन के लिए है। एक क्वेश्चन 5 से 6 बार आ चुका है PSU एग्जाम में। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 358। कह रहा है कि बर्नौली इक्वेशन नॉट एप्लीकेबल व्हेन द फ्लो इज। ठीक, इनमें से फ्लो नहीं होता है। ध्यान दीजिए 358 का जो क्वेश्चन है, बर्नौली इक्वेशन की बनने की इक्वेशन 3 तरीके की देती है, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, मास और वेट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कभी। तो बर्नौली इक्वेशन मान लेता हूँ कि अगर हम सिंपल इक्वेशन के बारे में बात करें, जैसे द P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वस टू कांस्टेंट। ठीक, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इक्वेशन दी गई, बर्नौली इक्वेशन। तो इसके कुछ अपने क्या हैं, कुछ कायदा कानून है, कुछ इसकी अपनी नियम है। पहला एजम्पशन, जो नियम हम क्या बोलते हैं इसके, एजम्पशन। पहला एजम्पशन है कि ये पूरी प्रोसेस स्टडी स्टेट में होना चाहिए। दूसरा, जो आप फ्लो आप बोलते हो कि भाई यहाँ से यहाँ पे कहीं भी लो,
तो किसी भी स्ट्रीम लाइन के एलोंग लेना है आपको। एक स्ट्रीम लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप फिर पॉइंट ए से बी पे सी पे कहीं पे जा रहे हो तो तीनों प्रकार प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों की एनर्जी का समेशन कांस्टेंट होगा। शर्त जो है तो उसमें माना गया है कि आपको फ्लो जो है एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग ही मानना है। ठीक। दूसरी शर्त, तीसरा इन्होंने बोला कि फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ये आपको मानना है। फिर उन्होंने माना कि फ्लो हमारा इनविस्किड होना चाहिए, विस्कोसिटी उसकी 0 होनी चाहिए। बस यहीं पर खेला हो गया। जो कह रहा है बर्नौली इक्वेशन नॉट एप्लीकेबल, अगर फ्लो कैसा हो, विस्कस हो, तो विस्कस फ्लो नहीं चाहिए मेरे प्यारे, मुझे इन विस्कस फ्लो चाहिए। तो सी इज़ द राइट आंसर। समझ गए, सी इसका आंसर है, एक कंडीशन मुझे नहीं चाहिए। क्लियर है बात। इसमें एक और महत्वपूर्ण है जिसे हम बोलते हैं कि इर्रोटेशनल फ्लो। देखो जो मेन अजम्पशन हैं उनमें रोटेशनल और इर्रोटेशनल का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक। बट मैंने आपको बोला है कि भाई आप किसी भी एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग आप जाइएगा, तब आपको यहाँ पर ए पर, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर एनर्जी हर जगह सेम मिलेगी। वो तब होगा जब फ्लो हमारा इर्रोटेशनल होगा, इर्रोटेशनल होगा। ठीक। जब फ्लो इर्रोटेशनल होता है तो चाहे आप स्ट्रीम लाइन जाओ, चाहे दूसरी स्ट्रीम लाइन इसके पैरेलल हमारे यहाँ इसके अकॉर्डिंग जाओ, तो इन दोनों कंडीशन, चाहे यहाँ पर मान लो ए डैश, चाहे ए पर आप एनर्जी लो, समेशन उतना ही मिलेगा जो ए डैश पे मिलेगा अगर क्रॉस सेक्शन में खींचोगे तब। ये कब होगा? जब फ्लो इर्रोटेशनल होगा। बट जब फ्लो इर्रोटेशनल नहीं होगा, रोटेशनल होगा, तो जो मॉलिक्यूल ए से ए डैश तक आएगा तो कुछ घूमने में एनर्जी को ख़त्म कर देगा, जिससे अब एनर्जी का समेशन क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक। यानी ए पे, पॉइंट ए पर एनर्जी का समेशन कुछ अलग होगा और ए डैश पर कुछ अलग होगा। यानी अगर फ्लो इरोटेशन है तो हमारा इस पूरे जो क्रॉस सेक्शन पाइप के लेते हैं इस पे एनर्जी का समेशन जो हर एक पॉइंट पर अलग होगा। बट अगर मतलब जिस क्रॉस सेक्शन है हर पॉइंट पर एनर्जी का समेशन अलग होगा अगर रोटेशनल फ्लो है तब। बट फ्लो अगर रोटेशनल है देन पूरी सरफेस पर एनर्जी का समेशन सेम होगा, कहीं पॉइंट पर ले सकते हो। फिलहाल अगर आपको अच्छे समझना है, आप चाहते हो कि हर तरीके से बैड हो, तो फ्लो रोटेशनल होना चाहिए। इसलिए हम अगेन 358 का आंसर जो ए वो हम मानते हैं कि ये एप्लीकेबल है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 359। क्वेश्चन नंबर 359, व्हाट कॉज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इन द फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ पर बात होती है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की। ठीक। तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की जो वजह है वो क्या है, ये बात आपको जाननी चाहिए। 358 का बता दिया आंसर आपका सी है। 359 देखेंगे। देखो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, पूरी जो सिस्टम है फ्लो का उसमें जो टोटल एक्सेलरेशन है वो दो प्रकार के एक्सेलरेशन से मिलकर बना होता है। अगर मान लो सिंपल वेलोसिटी के बारे में बात करें तो टोटल वेलोसिटी जो है, टोटल वेलोसिटी फील्ड जो है वो आपका होता है UI BJ और WK, या इसको ओमेगा कहते हैं। ये टोटल हो गया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ से निकल के आएगा A = डेल V अपॉन T प्लस U डेल V डेल X B डेल V डेल Y ओमेगा डेल B डेल Z। ठीक। ये हो गया। इसमें दो टर्म है, जो दोनों टर्म मिलके क्या करते हैं, टोटल मुझे देते हैं किसकी वैल्यू, जब मुझे दोनों टर्म मिलके टोटल एक्सेलरेशन हमें देते हैं। अब इनमें से दोनों टर्म को हम अलग अलग क्या कहते हैं वो हम आइए समझते हैं।
क्या कह सकते हैं इनको, एक तो ए हो गया, ए को हम पहले तो हम वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम मान लेते हैं। देखिए ये हो गया, ठीक। जो डेल वी अपॉन डेल टी है इसको हम बोलते हैं लोकल एक्सेलरेशन, लोकल एक्सेलरेशन या फिर लोकल एक्सेलरेशन वेक्टर बोलते हैं। और ये जो हिस्सा है तीनों का समेशन, ये वाला तीनों का समेशन, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक, दिस इज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन या फिर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन वेक्टर। ये हो गया। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज कॉज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन द फ्लूइड फ्लो, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है। पहला ऑप्शन है स्लीप स्टीप स्लोप इन फ्लो, अगर स्टीप स्लोप हो, बिल्कुल सीधे गिरता हुआ स्लोप हो फ्लो में। अनस्टेडी स्टेट नेचर ऑफ फ्लो, फ्लो की नेचर अनस्टेडी स्टेट हो। जब अनस्टेडी स्टेट होती है तब लोकल एक्सेलरेशन वहाँ पर आता है। अगर कोई फ्लो ऐसा है जो कि स्टेडी स्टेट में है तो लोकल एक्सेलरेशन वहाँ पर नहीं होगा। डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू जीरो होगी, किसके लिए, स्टेडी स्टेट फ्लो के लिए। बट अनस्टेडी स्टेट केस में जो लोकल एक्सेलरेशन का जन्म होता है वहाँ पर आता है। पर हमसे क्या पूछ रहा है, कन्वेक्टिव किस वजह से होता है। कन्वेक्टिव में क्या दिखा रहा है, एक्स बाई जेड, यानी जो वेलोसिटी एक्स में कैसे चेंज हो रही है, बाई में कैसे चेंज हो रही है, जेड में। मान लो अगर हमारा फ्लो ऐसा होता जिसमें वेलोसिटी एक्स बाई जेड में चेंज ही ना होती तो इन तीनों वैल्यू जीरो होती, तो ये पूरा जीरो होता। यानी अगर फ्लो हमारा नॉन यूनिफॉर्म है तब तो इसकी एग्जिस्टेंस है, अगर यूनिफॉर्म है तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आपने यहाँ से दो कंक्लूजन निकाले कि इफ़ फ्लो हमारा अनस्टेडी स्टेट है, मान लेते स्टेडी स्टेट है, ठीक, तो लोकल आइसोलेशन जीरो होगा। ठीक, अब आपने दूसरा निकाला इफ़ फ्लो हमारा यूनिफॉर्म फ्लो है, कैसा यूनिफॉर्म फ्लो है, तो हमारा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो होगा। यानी कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन तब होगा जब फ्लो हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझ गए। तो यहाँ से दिस इज द राइट आंसर। यानी फ्लो में हमने देखा कि अगर हमारी प्रॉपर्टीज विद रिलेटिव टू एस यानी स्पेस एक्स वाई जेड उनके अलॉन्ग चेंज हो रही हैं तब वहाँ पर जन्म होता है नॉन यूनिफॉर्मिटी का, और वहीं पर हमें देखने को मिलता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको समझना चाहिए। और इसमें चीज़ें तो वैसे बताने वाली बहुत हैं, चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर 2D फ्लो ले लें, 3D है 2D ले लें, तो ए तो ऐसा ही रहेगा। इस ए को हम एक और तरीका से, टोटल ए को हम दिखाते हैं कैपिटल डी, दिस अगेन डिफरेंशियल वाला स्मॉल डी है, बस ओवरऑल दिखाते हैं इसलिए हम कैपिटल डी कहते हैं। आपको मैंने मास ट्रांसफर के अंदर समझाया था, डेल टी और डेल टी, ठीक, दिस इज द टोटल आइसोलेशन। तो एक तो जो शुरू वाला है वो तो रहेगा ही, ये लोकल आइसोलेशन। अब जो हमारा बचा हुआ है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, वो टू डायरेक्शन के 2D के ले रहा हूँ, इसलिए यू डेल वी अपॉन डेल एक्स बी डेल वी अपॉन डेल वाई, ये हमारा 2D के लिए हो जाता है। ठीक, किसके लिए हो जाता है, 2D के लिए हो जाता है। अब मैं क्या करूँ, इसमें से आइसोलेशन निकालूं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, जो टोटल आइसोलेशन है। अब मैं दिखा रहा हूँ आइसोलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो ऐसे एक्स निकालेंगे तब इसमें क्या चेंज आएगा वो समझो। बी जो वी है, बी द टोटल वेलोसिटी, जो यू प्लस वी यू आई प्लस वी आई इन सब का समेशन है। ठीक, तो जो हमारा ए एक्स है वो हो जाएगा डेल यू, यू क्या है, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो हम जो ए एक्स निकाल रहे हैं तो इसमें हम यू डी यू ले रहे हैं, तो डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू डेल यू डेल एक्स बी डेल यू डेल वाई। ए वैल्यू हमारी होगी ए एक्स की,
अब 2D लिया है इसलिए खाली ए वाई और निकलेगा। अगर 3D लिया होता तो हमारा ए एक्स ए वाई ए जेड भी निकलता। तो यहाँ से इस बार क्या आएगा, यू की जगह पर वी आ जाएगा। ध्यान रखिए ए वी अलग है, इस ए बी अलग है और जो शुरू में बी ले रहे थे वो अलग है। ए बी ए टोटल है मगर ए वाला जो है ये टोटल नहीं है। ए जो है वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई ओनली, ये वो है। डेल यू के डायरेक्शन में है तो ए वाई निकालना हूँ, यू डायरेक्शन में है तो डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक, ये यू है ये वी है और यहाँ से आएगा वी इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक, तो ये तो हो गया 2D है। तो तीसरा वाला जो है ए जेड क्या होगा, 0 होगा। समझिए, अगर आपको टोटल एक्सेलरेशन निकालना है तो फार्मूला है ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, अगर जेड कुछ है तो उसका स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से निकल टोटल एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है, जैसा फार्मूला एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 380। मज़ा आ रहा होगा, पूरा समझ पा रहे होगे। ये हमारा लेक्चर आपकी नॉलेज में बहुत बड़ा इजाफा करने वाला है, निश्चिंत रहिए, बन रही है हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 360 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन फ्लूइड एट एनी इंस्टेंट। ठीक, पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी चेंज होती है। बस में कैसी है, पॉइंट टू पॉइंट। मैंने आपको बोला था कोई फ्लो को ले लीजिए, जब वेलोसिटी किसी सिंगल पॉइंट पर चेंज होती हो, सिंगल पॉइंट, 2 पॉइंट नहीं, पॉइंट टू पॉइंट नहीं, सिंगल पॉइंट वेलोसिटी चेंज होती हो, या डेंसिटी चेंज होती हो या प्रेशर चेंज होता हो, चेंज एट सिंगल पॉइंट। अगर वैल्यू चेंज होती हैं तो हम बोलते हैं कि फ्लो हमारा अनस्टडी स्टेट है। अनस्टडी स्टेट फ्लो कैसा है, फ्लो हमारा अनस्टडी स्टेट है। कब है, जब हमारा एक ही पॉइंट पे चेंज होती हो, बट हम ऐसे गए, यहाँ पर कुछ और थी, यहाँ पर कुछ और थी। इसका मतलब क्या है, हम किसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर एक ही टाइम में अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी अलग है। वेलोसिटी क्या हो रही है, अलग अलग है। यानी वेलोसिटी यहाँ पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, एक्स में अलग है, वाई में अलग है। ठीक, यहाँ पर मीनिंग क्या है कि हम एक टाइम पे भी ले सकते हैं, अलग टाइम पे भी ले सकते हैं। अगर वेलोसिटी एक्स में आने पर चेंज हो रही है या फिर वाई में चेंज हो रही है, जेड में चेंज हो रही है, यानी अलग क्या लिखा है, लैंग्वेज क्या कह रही है क्वेश्चन की, कि पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट वाला इस पॉइंट वाला इस पॉइंट वाला, इस तरीके ऐसा कुछ हो रहा हो तो हम बोलते हैं कि इस टाइप की जो फ्लो होता है उसको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। इफ़ वेलोसिटी, प्रेशर या फिर डेंसिटी और प्रेशर ये चेंज होते हो, चेंजेस पॉइंट टू पॉइंट, ठीक, फिर वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। बस ये चीज़ आपको समझनी है और इसमें किसी भी प्रकार की दो राय आपकी नहीं होनी चाहिए। 360 का आंसर है डी, नॉन यूनिफॉर्म। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब है जहाँ पर रेनॉल्ड नंबर 300 से ज़्यादा हो, जब 3000 ज़्यादा हो, और जब ऐसी कंडीशन निकल के आती है तो वहाँ पर जो स्टीम लाइन्स होती हैं वो आपस में काटने लगती हैं, ठीक, और उसमें लेयर्स भी आपस में काटने लगती हैं। ये वो कंडीशन है। चलिए, फिलहाल ये था आज का क्वेश्चन लेक्चर। मुझे कैसा लगा या कमेंट में बताइए। अगर हमारे लेक्चर को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैं आपसे बोलूँगा इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों में, बताइए उनको कि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं।
आज केमिकल गुरु ने इंडिया से बाहर तमाम बच्चों को हेल्प की है, उनको टॉपिक समझने में आसानी की है, उनको एग्ज़ाम पास करने में हेल्प की है। और इस हेल्प के साथ ही हमें आपकी हेल्प चाहिए। ठीक, आप कंटेंट को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक, हमारा एप्लीकेशन केमिकल गुरु डाउनलोड कर लिए। उसमें एक ऑप्शन आता है पेरेंट वाला, उसको सिलेक्ट मत करिए। उसमें लिखा होता है आर यू स्टूडेंट ऑफ पेरेंट, आर यू पेरेंट ऑफ स्टूडेंट, तो उसको मत सिलेक्ट करिए। ठीक, सीधे आप ऐसा करने से हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने कोर्स को बैच में जाके स्टोर पे जाके देख लीजिए, और वहाँ पर जो कोर्स पसंद आता है उसको परचेस करने के लिए आप वहाँ पर डाउट है तो कोई कमेंट भी मैसेज कर सकते हैं चैट में। अदरवाइज सीधे वहाँ पर अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, किसी भी तरीके से कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।